नमस्कार उत्तराखंड। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। इसमें एक चीज़ मैं आज और जोड़ देता हूँ कि वकील की बुद्धि पे भी कभी संदेह नहीं करना चाहिए। आज इस महाभयंकर परमाणु बम से भी खतरनाक खुलासा मैं आपके लिए लेके आया हूँ और सबसे पहले आप लोगों को ये वीडियो क्लिप ध्यान से देखनी चाहिए। ध्यान से इसे एक बार देखिए जरूर। अगर पैसा बीच में नहीं है तो फ्री में आप क्यों एक क्राइम करेंगे? आप एक क्राइम नहीं करने वाले हैं फ्री में। सर, आपको इतना साल का अनुभव है, आप अध्ययन सेवा चयन में सचिव हैं, आपके पास कभी कोई ऐसे डील आती है कि आपको कोई पैसे के लिए अप्रोच करे? अनफॉर्चुनेटली कभी कभी आती है। तो फिर आप क्या करते हैं सर? तो नेचुरली हम मैं उसमें कुछ मदद कर ही नहीं सकता मैं उसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। तो कभी कभी संभ्रांत लोग होते हैं तो हाथ जोड़ना पड़ता है, अदरवाइज डांटना भी पड़ता है। तो उसी तरह से उत्तराखंड में सर चलो पैसा भी है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है आप लोगों के ऊपर कि कोई मंत्री की सिफारिश आ गई, भाई मेरा चाचा का लड़का है, भतीजा है, ये है, थोड़ा इसको देख लेना, इस तरह की बातें तो सर वैसे नॉर्मल है, खुल के बोल सकते हैं आप? बिल्कुल बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये आपको तो ये वीडियो क्लिप जो आपने देखी, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने कल भी देखी थी, इसमें बड़े खुलासे की क्या बात है। तो ये बस नजरिए का फर्क है, क्योंकि जो आम आदमी नहीं देख सकता वो हमें दिखाई देता है। दोस्तों, ये इकरारनामा है, इकबालनामा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आयोग के एक जिम्मेदार अधिकारी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ, मेरे पास भी लोग पैसे लेके आते हैं, मैं उन्हें डांट के रिफ्यूज कर देता हूं, कोट अनकोट। ये बात उनके द्वारा कही गई है। यहाँ पे मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं उन अधिकारी महोदय के सामने। मेरा सवाल नंबर 1, भारत का संविधान का अनुच्छेद 312 आईएएस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति एक कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा करता है, जिसमें ये साफ तौर पर प्रावधान है कि अगर आपको कोई भ्रष्टाचार घूस दे, आपको कोई घूस दे तो आपको उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। तो इन्होंने एफआईआर आज तक क्यों नहीं की? सवाल नंबर 1, पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूं, गौर से समझिए मेरी बात को, कि अगर एक अधिकारी के पास कोई आदमी पैसे लेके जाए और कहे कि भैया मेरा सिलेक्शन करवा दो, वो साफ साफ कह रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? वो ऐसे कौन से लोग हैं, वो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने पैसे ऑफर किए? उनका नाम क्या है? उनके आइडेंटिफिकेशन क्यों आप पब्लिक नहीं करते? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, भले ही आपने उनका ऑफर ठुकरा दिया हो, लेकिन हो सकता है उन्होंने किसी माफिया के द्वारा अपना सिलेक्शन करवा लिया हो। आप सबूत हमसे मांगते फिर रहे थे, उन लोगों की लिस्ट तो आपको पता है। तो यहाँ पर आप पर सवाल है कि आपने उनके नामों का खुलासा क्यों नहीं किया। मैं आज आपको लाइव आमंत्रण देता हूं, मेरे साथ जूम आईडी पे बात कीजिए और हमें उन नामों को बताइए, मेरे साथ संवाद कीजिए और मुझे बताइए वो कौन है। और दूसरा सवाल आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि आपने उन नामों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट इट इज ए ड्यूटी दैट यू शुड लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट देम, दोज आर द कल्प्रिट। क्योंकि वो किसी सरकारी कर्मचारी जो एक बड़े पद पर है उसके पास सिफारिश लेके गए हैं, ये एक क्राइम है। मैं आपको बताता हूं, इसमें आईपीसी की धारा 415 फ्रॉड, 416 प्रवंचना करना, 417, 419, 425 रिश्ती, ठीक है। इसके अलावा 511 अटेम्प्ट करना किसी क्राइम को, ये सब चीजें अपराध की धारा में आती हैं। आपने क्यों एफआईआर लॉन्च नहीं की? और हम अपनी पीआईएल में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, इस बयान को भी एक आधार बनाएंगे। मैं इसको अपने पीआईएल में अब अटैच करूंगा, बात आप इसको समझिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, एक बहुत फेमस केस हुआ था, सभी लोग इसको सुनिए। फेमस केस हुआ था टेलर वर्सेस आर, ठीक है, ये बहुत पुराना केस है। तो इसमें एक व्यक्ति जंगल में आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है, घास सूखी हुई होती है और सलाई के डब्बे पे बार बार तिनके से उसको इस तरीके से जलाने की कोशिश कर रहा होता है और ऐन मौके पर उसे पुलिस पकड़ लेती है।
बाद में वो कह देता है कि भैया अपराध तो हुआ ही नहीं, मुझे किस बात की सजा। लेकिन उसे सजा दी गई क्योंकि अटेम्प्ट किया गया था, अपराध का अटेम्प्ट किया गया था। वैसे ही एक केस में एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का मर्डर करने गया और कुर्सी में उसका कोट टंगा, उसने देखा तो उसने कोट पे गोली चला दी उस व्यक्ति को छोड़ करके। तो अदालत ने उसे आईपीसी के सेक्शन 304 में दोषी पाया। तो ऐसे ही भले ही वो लोग आपको पैसे नहीं दे के गए, हम मान लेते हैं आप ईमानदार हैं, लेकिन आपने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रिप्रेजेंट करने का केस क्यों नहीं फाइल किया? ये पूरा उत्तराखंड आज आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। अब कल के इंटरव्यू की मैं दूसरी बात यहां पर लेकर के आता हूं कि लेमैन की भाषा में जब उनसे कहा गया कि भाई दिल पे हाथ रख के जवाब दो, तो उन्होंने कहा लेमैन भाषा में मुझे भी लगता है कि गड़बड़ी है। तो इतने लाचार, इतने कमजोर उत्तराखंड की सरकार और आयोग कैसे हो सकता है? मैं आपसे कहता हूं, अभी लोग फिर मुझे गालियां देंगे और मेरा मजाक बनाएंगे इस बात पे, लेकिन आप बनाइए, मैं सीरियसली कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि मुझे केवल 7 दिन आप मुख्यमंत्री बना दो, अंगुली पे 7 दिन मुख्यमंत्री बना दो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गौर माता गुजरात से लेकर के किबित अरुणाचल प्रदेश तक, ये माफिया कहीं छिपे हो, इनको मैं पैरों के बल पकड़ के यूं लटका दूंगा। केवल 7 दिनों में मेरे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और इतनी इच्छा शक्ति है। तो उत्तराखंड की लाचार और मजबूर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाती? अगर आपसे भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगता तो सत्ता छोड़ो, घर बैठो, या हमें सत्ता सौंपो, हम करके आपको दिखाएंगे, हम करके आपको दिखाएंगे। लोग फिर कहेंगे कि भाई तुम्हें नायक फिल्म का अनिल कपूर बनने की शौक है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये करके दिखा सकता हूं। अगर हिम्मत है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर में तो 7 दिन मुझे सत्ता देके दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूं कि माफिया को जड़ से समूल नाश करने की हिम्मत मेरे अंदर है, ताकत मेरे अंदर है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात कि माफिया हैं, ये बात कल के इंटरव्यू में स्वीकार कर दी गई। इसके बाद एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि भैया आपके यहाँ पे धांधलियां हो रही, तो भाई साहब भोले बन के कहते हैं अधिकारी महोदय कि ये तो हर जगह हो रही है। वाह, क्या उत्तर है कि हर जगह हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। क्या ये एक अनिवार्यता है? ऐसे जवाब देते वक्त उत्तराखंड सरकार को शर्म ना आती? क्योंकि अधिकारी यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से नहीं हुए, एक लोक सेवक के रूप में बैठे हुए हैं, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं सवाल उत्तराखंड की सरकार से पूछता हूं कि आप कहते हैं, आपका तर्क है क्योंकि हर राज्य में घोटाला हो रहा है इसलिए हमारे यहाँ भी घोटाला होना चाहिए। शर्मनाक है, शर्मनाक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड सवाल पूछा गया। उस क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा है, विवादास्पद प्रश्न है। ऐसा तो नहीं है कि हर सवाल पे विवाद है, आप विवादास्पद प्रश्नों को डिलीट ही क्यों नहीं कर देते? मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। कोलकाता हाईकोर्ट का पहला जज कौन था? एलिजा एम्पे। किसी भी किताब में यही उत्तर है। मैं आपको बता देता हूं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल पहले और आखिरी श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चंद्रवंश का तुगलक किसे कहते हैं? मेरे ख्याल देवीचंद। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ऐसे सवालों को क्यों नहीं लेकर के आते हो जहां पे कोई विवाद नहीं है? आप उन सवालों को हटवा दो। ये तो एज सिंपल एज ये है। और कल मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड में परीक्षाओं को कैसे पारदर्शी बनाया जाए इसको लेकर के मैंने और मेरी टीम ने एक ड्राफ्ट बनाया है। उस ड्राफ्ट पर कल मैं परिचर्चा करूंगा और उसका फॉर्मेट आप लोगों के सामने हम जरूर रखना चाहेंगे। तो प्लीज आप अपनी राय दीजिएगा। आप भले मेरे शत्रु हो सकते हैं, आप मेरे से विरोधी करने वाले हो सकते हैं, मेरे विचारों से नहीं सहमत वाले गैंग के हो सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं में पारदर्शिता हो ये सबकी एक मांग है, सबकी एक इच्छा है। तो वो जो मैं ड्राफ्ट कल लेकर के आ रहा हूं उसमें मुझे हर किसी की राय चाहिए, चाहे वो मेरे पक्ष का हो विपक्ष का हो। ये बात के साथ आज का इस मेगा एपिसोड का मैं यहीं पे समापन करता हूं। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय हो।